आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। मैं नागपुर तो बहुत बार आए हैं और 1999 से लेकर के 2004 तक मैं नागपुर रेगुलर आते थे। अटल जी के समय में खादी ग्रामोद्योग आयोग में मैं सदस्य के रूप में नागपुर आते थे और यहाँ से वर्धा गाड़ी से जाते थे। और उसके बाद मेरा कई दौरा हुआ। जब मैं गृह राज्य मंत्री था तब भी आया। दूसरे कार्यकाल में मैं जब खेल मंत्री थे तब भी नागपुर में स्पोर्ट्स और युवाओं का कार्यक्रम के चलते मैं यहाँ आया। और जब मैं कानून मंत्री थे, लॉ एंड जस्टिस मंत्री थे, तब भी मैं यहाँ आया। और मेरे कई विभाग जब मैं देखते थे, आयुष मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग, अलग अलग मंत्रालय के कार्यक्रम के लिए मैं नागपुर आए। लेकिन आज का नागपुर आना बहुत खास है। नागपुर में आज का विजिट मैं इसलिए खास मानता हूं कि मैं आज विशेषकर दीक्षा भूमि में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक में मैं प्रणाम किया उनका। और उनके स्मारक में जो बनाया गया है वहां जाकर के बुद्ध भगवान के मूर्ति में मैंने अपना प्रार्थना की है। और साथ साथ आज अपने पार्टी के और यहाँ इंटेलेक्चुअल के कुछ लोगों से भी मिलना है। ये विजिट इसलिए भी विषय जो है बहुत ही गंभीर है। मैंने पिछली चुनाव में जो देखा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का दीक्षा भूमि में बाबा साहेब का बहुत बड़ा अपमान किया गया है। मैं एक रिजर्व कैटेगरी का एसटी एससी के कैटेगरी से सांसद भी हूं और इस देश का पहला बौद्ध एक बुद्धिस्ट कैबिनेट मंत्री हूं और बाबा साहेब के बाद पहला इस देश का एक बौद्ध लॉ मिनिस्टर बना है। तो मेरा बहुत दिल से इस जगह से जुड़े हुए हैं। जब मैं लॉ मिनिस्टर बना और बाबा साहेब अंबेडकर जी पहला लॉ मिनिस्टर थे तो मैंने उनके बारे में ये जानने का और मैंने खोजा कि क्यों वो लॉ मिनिस्टर होते हुए इस्तीफा दिया था। उस समय कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में उन्होंने काम तो संभाला था, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने कानून मंत्री का पद से इस्तीफा दिया। और जब मैंने ये देखा उनके कुर्सी में जब मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसके कदमों पे चलते हुए उन्होंने क्या और कैसा काम चलाया और इस्तीफा क्यों दिया, मेरे लिए जानने का बहुत इच्छुक भी था, आवश्यकता भी थी। तो मैंने ये पाया कि बाबा साहेब अपने मूल विचार, उनका जो सोच है वो पंडित नेहरू से मेल नहीं खाते थे। और बचपन से लेकर के जिस परिवार में जन्म हुआ और शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ा वकील बन करके एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देश भर में चर्चित होकर के संविधान को बना करके और संविधान बना करके देश को दिया, उस आदमी को, हमारा संविधान को आर्किटेक्ट है, देश का लॉ मिनिस्टर है, उस पद में पहुंचने के बाद भी बाबा साहेब को जो अपमान किया गया, उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया, वो जान करके मेरे दिल में बहुत गुस्सा था और बहुत चिंता भी हुई थी। तो बाद में हमने सोचा कि कई चीज बाबा साहब के
कहे हुए चिन्ह पे चलना है, तो हमने पाया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तक कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं हुए। दो चार बातें मुझे बताना है आपको, ताकि आपको पृष्ठभूमि समझ में आए। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तो उन्होंने सबसे पहले संविधान यात्रा निकाला। संविधान यात्रा निकालने का मूल कारण यह था कि संविधान तो मिला है, लेकिन संविधान के अंदर में जो मूल बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो संविधान यात्रा निकाला। बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का घोषणा किया। उससे पहले संविधान दिवस हमारे देश में नहीं मनाते थे। पहली बार हमारा देश में इतना बड़ा फैसला हुआ और अब हमारे हाथ में संविधान जो मिला है उसको मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो महाराष्ट्र के अंदर में और देश भर में संविधान बचाना है करके कुछ लोगों ने नारा लगाया है। आज मैं वो प्रतिक्रिया आपको देना चाहता हूं। बाबा साहेब को अपमान किया, जिन लोगों ने बाबा साहेब को मजबूर किया मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए, और जिन लोगों ने बाबा साहब को रिकॉग्निशन नहीं दिया, 1990 में जब कांग्रेस सरकार हट गई तब जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड तब मिला है। और वो लोग संविधान का कॉपी हाथ में लिए और ये बताते हैं कि मोदी सरकार फिर आया तो संविधान हटा देगा। ये बोलने वाले लोग तो जिंदगी भर बाबा साहब को तो मानते नहीं थे। मेरे मन में दुख और गुस्सा एक साथ इसलिए आया कि हम जिस समुदाय से आते हैं, हमारे समुदाय के लोग इस दुष्ट प्रचार में कई लोग विश्वास किया है। मैं कहने वाला हूं, मैं अपने ही एससी एसटी के कम्युनिटी, मेरे अपने बौद्ध कम्युनिटी के लोगों को, खास करके महाराष्ट्र में जो लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर हम ही बेवकूफ बनते रहेंगे, हम बाबा साहब जब जिंदा थे और आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, और आज भी अगर हम नहीं समझेंगे और हम आज भी बेवकूफ बने रहेंगे, तो फिर बाबा साहब के आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। हमारे यहां तो ये प्रचार से कोई काम नहीं हुआ, हमने तो कांग्रेस का जमाना भी जब्त कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में मेरे ही बिरादरी के लोग, अपने बौद्ध समुदाय के लोग, हमारे एससी एसटी के लोग ये दुष्प्रचार में कैसे विश्वास किया है। मैं तो बहुत गुस्सा भी हूं। मैं अपने एसटी एससी कम्युनिटी और मेरे बौद्ध समुदाय को मैं कहना चाहता हूं, अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर बाबा साहब के आत्मा को तो शांति नहीं मिलेंगे और हमको कोई माफ नहीं करेंगे। हम इतना बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। जो प्रधानमंत्री ने संविधान को पहचान दिया, जिस इंसान ने बाबा साहेब का काम किया हुआ जितने भी योगदान है उसको देश के सामने में लाया और संविधान को पूजा किया, उसी इंसान के खिलाफ जो दुष्प्रचार करने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा साहेब को लेकर के जो सबसे बड़ा काम हुए हैं, 5 तीर्थ स्थल, बाबा साहेब का जन्म स्थान महू में और बाबा साहेब का शिक्षा भूमि लंदन में, जिस घर में उन्होंने बैठ करके वकालत की पढ़ाई की, उस घर को खरीदा और हमारा राष्ट्र प्रॉपर्टी बना के उसको म्यूजियम बनाया।
दिल्ली में जहां रह करके बाबा साहेब ने अपना संविधान रचना करने का काम किया, वहां उसका जो घर है उसको म्यूजियम बना करके, और फिर जहां उनका निधन हुआ महापरिनिर्वाण भूमि, और फिर मुंबई में चैत्य भूमि, ये दीक्षा भूमि से लेकर के चैत्य भूमि तक, उनका कर्म भूमि से लेकर के महापरिनिर्वाण भूमि तक जिस प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पहचान दिया और नए तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, उसी को आरोप लगाते हैं कि संविधान हटाने वाले हैं। इसलिए ये मैं नागपुर में बहुत पवित्र भूमि है, यही दीक्षा भूमि है, और यही से मैं आह्वान करना चाहता हूं, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को। अगर हम इस स्तर पर राजनीति को ले जाएंगे तो फिर हमको कोई माफ नहीं करेगा। मैं बुद्ध भगवान के चरणों में आज ऐसे व्यवहार करने वालों के बनेंगे, लेकिन उसमें सब लोग आकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लाइब्रेरी होगा, उसमें हॉस्टल हो सकते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से सुविधा हम देंगे, और बच्चों को खास करके वहाँ बैठ करके अपना खेल धूल करने के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी हम बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ हम देने वाले हैं। ये सारा हमने तय कर लिया है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और विशेष करके महाराष्ट्र के अंदर में बौद्ध समुदाय को इतना मदद पहले नहीं मिला था। कांग्रेस के ज़माने में हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ यहाँ जितना हमारा जो फाउंडेशंस है, सोसाइटीज़ है, और हमारे जितना भी जो भंटेस हैं यहाँ बौद्ध बिहार है, उन लोगों को मदद नहीं मिला था। उसके लिए मैंने विशेष करके महाराष्ट्र सरकार को भी कहा है, हमने चर्चा किया है कि जितना भी बुद्धिस्ट सेंटर्स है सबका प्रपोजल जितना जल्दी हो सके बना करके दिल्ली भेजना है। और मैं सारे चीज़ों का खुद अध्ययन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद से हम उसका सारा सैंक्शन करेंगे, मदद करेंगे। और कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट का भी सहायता रहेगा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से बात हुई है, देवेंद्र फडणवीस जी से मेरा बात हुई है, और मैं खुद बैठ करके ये सारा चीज़ों का हम आकलन करेंगे और हम काम करेंगे। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हम लोग चर्चा तो चुनाव का तो होते रहेंगे, लेकिन मैं आज चुनाव के दृष्टि से नहीं आया हूं। आज मैं विशेष करके दीक्षा भूमि से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संदेश को आगे ले जाने के लिए आया हूं। जब भी आप लोग को मौका मिले लंदन जाएंगे तो मोदी जी का आशीर्वाद से बाबा साहेब का नाम से जो म्यूजियम बनाया है उसको हम लोग शिक्षा भूमि के नाम से मानते हैं, आप लोग दर्शन कीजिए। दिल्ली में आएंगे, बाबा साहेब के नाम से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बनाया है मोदी जी ने, उसका दर्शन कीजिए। उनका महापरिनिर्वाण जहाँ हुए हैं वहाँ हमने काफ़ी काम कर रहे हैं, उसका आप लोग जा कर के देखना चाहिए। इतना सारा चीज़ जो कर रहे हैं वो देश के सामने में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सामने में है फिर भी जो महाराष्ट्र में जो गलत बातें फैलाए गए हैं उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं जिन्होंने दुष्ट प्रचार किया है उनका प्रति तो मेरा क्रोध है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे समुदाय के लोग हम उनके बहकावे में आकर के हम बेवकूफ़ बन गए हैं। हम कितने साल बेवकूफ़ रहेंगे? हजारों साल हमको बेवकूफ़ बनाया है, और आज भी हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे तो हमको फिर कौन संभालेंगे? अब हम अपने पैरों पे खड़ा होना है। इसलिए आज नागपुर में आकर के मुझे दीक्षा भूमि में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से बाबा साहब का दर्शन करने का मौका मिला, लेकिन साथ साथ में अपने लोगों को भी मैं मिलूँगा और जो प्रतिनिधि दल है सबसे मिलूँगा। और फिर मैं 7 तारीख को पुणे भी जा रहा हूँ, और पुणे में भी मेरा कार्यक्रम रहेगा। और फिर अलग अलग स्थानों पे कुछ हमने राशि दिए हैं, उसका भी फाउंडेशन भी हम लगाएंगे, और विशेष करके यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे।
और जब चुनाव घोषणा होगा महाराष्ट्र का तो हम प्रचार के लिए भी आएंगे। और हम चाहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि तीसरे कार्यकाल में वो इतना काम करेंगे कि जो 10 सालों में काम हुए हैं उसका 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे। और मोदी जी का मंत्रिमंडल में उनका कैबिनेट साथी होने के नाते जो हमारा प्रधानमंत्री जी कहेंगे हम उसको ज़मीन तक उतारेंगे। इसलिए आज नागपुर में आप जितना भी पत्रकार बंधुओं से मिलना हुआ तो मुझे अच्छा लगा। और जैसे मैंने कहा कि नागपुर से पुराना संबंध है तो यहाँ के लोगों से भी उसी प्रकार से मेरा लगाव रहता है। कई लोगों से मैं नागपुर में आकर के मिला है, नागपुर की कई संस्थाएं हैं सबसे मैं मिला हुआ हूँ। दिल्ली में भी लोग आते हैं तो वहाँ पे भी मिला हूँ और बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। और नागपुर से हम ये संदेश जो दिया है मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे महाराष्ट्र के जनताओं के बीच में और देश भर में हमारा संदेश जरूर पहुंचेगा। अगर आपको पूछना है तो संक्षेप में आप पूछ सकते हैं। वालों के बिहाफ से मैं माफ़ी मांगता हूं और फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जो संविधान में लिखा है उसको मानते ही नहीं। जिस पार्टी ने संविधान को हत्या करने का काम किया, संविधान का हत्या कब हुई? 1975 में, 1975 में इमरजेंसी लागू करके संविधान का हत्या किया गया और जिंदगी भर बाबा साहेब को अपमान किया, बाबा साहब को भगा भगा के हराया। बाबा साहब जहां जाते थे, जहां से चुनाव लड़ते थे, वहां पीछा करके कांग्रेस वालों ने उसको हराया। और आज उसी संविधान के कॉपी को पकड़ करके संविधान की रक्षा की बात करता है, उनको शर्म आना चाहिए। मैं संविधान के जो पन्नों के बारे में नई जानकारी रख करके संविधान पकड़ के नाटक करते हैं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं। मैं इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री भी हूं। संविधान का रक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते पार्लियामेंट का संचालन करने का जिम्मेदारी है। इसलिए पार्लियामेंट में जिन्होंने संविधान के कॉपी को पकड़ करके बाबा साहेब का अपमान करने का जो नाटक किया, उन लोगों को भी मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा नाटक करोगे तो फिर हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में हमारे SC ST पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बौद्ध का संख्या भी महाराष्ट्र में है। इसलिए मैं विशेष करके आज दीक्षा भूमि में आकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। हमने एक निर्णय किया है, पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहेब के नाम से जुड़े हुए जितना भी स्थल है, हर एक जिले में हम संविधान भवन का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम निर्माण करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मैंने बात किया, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी प्रमुख हूँ। माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। उसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। मैं एक जो इम्प्रेशन बना के रखा था इस देश में, उसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। कांग्रेस के ज़माने में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय को मुस्लिम अफेयर्स मंत्रालय बना के रखा हुआ था, और माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम, और माइनॉरिटी कमीशन को भी अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को दिया हुआ था। ये कितना बड़ा अपमान है बाकी लोगों को कि कांग्रेस ने रूल बना दिया कि माइनॉरिटी का कमीशन है, उसका अध्यक्षता सिर्फ एक मुसलमान ही कर सकते हैं। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश में जितना भी हमारा संपदा है उसमें पहला अधिकार मुसलमानों का है।
सार्वजनिक बयान दिया, मैं उसका भी घोर निंदा करता हूं। ये कहना चाहिए कि इस देश में जितना संपत्ति है उसमें पहला अधिकार गरीबों का है, ये कहना चाहिए था। मैं सारे माइनॉरिटीज को बराबर नज़र से देखता हूं और सबको बराबर ले जाना चाहता हूं, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो या जैन हो, सबको बराबर नज़र से देखेगा। इसलिए माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय को मुस्लिम अफेयर्स का जो टैग लगा के रखा कांग्रेस वालों ने, उसको मैं हटाना चाहता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री बनाया, तब मैंने पहला यही काम किया कि जितना हमारा स्कीम्स है, जितना मदद करने के लिए हमारे पास सुविधा है, हम सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बराबर देखेंगे। इसलिए ये निर्णय हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में हम संविधान भवन बनाएंगे, जहां बौद्ध भी आ सकते हैं। संशोधन बिल जो है उसमें आपको कहा गया कि आप मुसलमान नहीं है तो आप इस बिल के बारे में मत बोलिए। ये कांग्रेस ने आप पर कहा है, जो वक्फ का संशोधन जो बिल है इसके बारे में बताइए। ये जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया मेरे द्वारा पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि आप तो मुसलमान नहीं हैं, इसलिए वक्फ के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुसलमानों के नाम से जो देश को जिस तरीके से बर्बाद किया है, और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस वालों ने पहुंचाया है। मुसलमानों को एक वोट बैंक का नज़र से देखते थे कांग्रेस वाले, तभी तो देश का भी नुकसान हुआ है और मुसलमानों का भी नुकसान हुआ है। अगर 60 साल में मुसलमानों का इतना दयनीय जो स्थिति है, तो किसने किया है? 60 साल इस देश का शासन किसने किया है? कांग्रेस वालों ने किया है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है, ये देश के लिए है। देश में जो भी ज़मीन है वो देश का ज़मीन होता है। हम लोग तो टेम्पररी है, ज़मीन किसी का हो सकता है, हम उसको प्रॉपर्टी बनाते हैं, काम करते हैं, मगर देश ज़मीन का है। और इस देश का सरकार इस देश का ज़मीन को अगर मिसयूज़ होगा तो उसका ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते लाखों करोड़ों गरीब मुसलमानों को जो न्याय नहीं मिला, जो वक्फ प्रॉपर्टी को मिसयूज करके चंद लोगों ने अपने लिए करोड़पति अरबपति बना करके बाकी मुसलमानों को गरीब बना दिया, वो गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं और छोटे छोटे वर्ग हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं और भी जोर से बोलूँगा। अभी विंटर सेशन आने वाले हैं चुनाव के बाद, उसमें जो जेपीसी से रिकमेंडेशन करके आएंगे, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो फिर दोबारा आएंगे, उसमें और भी मैं ज़्यादा प्रखर रूप से, ज़्यादा ताकतवर रूप से मैं बोलने वाला हूँ। और इस देश का ज़मीन को चंद लोगों ने कब्जा करके रखा है, वो बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये हमारा सरकार का पूरा सोच है, प्रतिबद्धता है कि हम न्याय दिला के रहेंगे। राहुल गांधी ने कल हरियाणा में कहा है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपने संविधान की दुहाई दी। जहां जहां बीजेपी नफरत का बाजार खोल रहा है, मैं वहां पे मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मिशन लोटस चलाया जा रहा है, विधायक बोल रहा है 1200 करोड़ रुपए लेके हम तैयार हैं। तो क्या बीजेपी और आरएसएस संविधान बर्बाद कर रहा है? मैं इतना देर से आपको पाठ पढ़ाया, फिर आप भी कांग्रेस का सवाल को लेकर के फिर मुझे पूछ रहे हैं। जो आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन बनना, यह हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है। जो आदमी ना संविधान को पढ़ा है, ना संविधान का स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना भी अपमान है।
मैं ये मानता हूं कि ऐसा इंसान को संविधान के किताब के ऊपर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आते हैं, मैं तो अपने वर्क को मैं कहने वाला हूं, लेकिन आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से भी एडवांस में बोल देता हूं। मेरे अपने SC ST कम्युनिटी के लोग, हमारे बौद्ध समुदाय के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं, उसके जयकार लगाते हैं, तो आपको धिक्कार है, शर्म आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, मैं उस जमाने में अशोक सम्राट के बाद, राजा कनिष्क के बाद देश को संचालन करने वाला कौन है? उस जमाने में राजा महाराजा देश को चलाते हैं। आज के दिन में प्रजा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से देश चलाते हैं। मैं पहला कैबिनेट मिनिस्टर हूं इस देश में बुद्धिस्ट, तो इतना साल इंतजार करना पड़ा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा, तब जाकर के आज एक बौद्ध समुदाय से एक कैबिनेट मिनिस्टर बना। और बाबा साहब जब इस्तीफा दिया तब तक वो दीक्षा नहीं लिया था। बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कांग्रेस का अपमान बंद नहीं हुआ। उसका प्रार्थना, उसका क्या आगे देखिए, आप खुद देखिए उसका कितना सभाएं हैं। तब जाकर के उन्होंने दीक्षा लिया, बौद्ध का धर्म को अपनाया। उसके बाद इतने साल हो गए तो कांग्रेस को कोई बौद्ध नजर नहीं आया जो कैबिनेट मंत्री बनने लायक का। इसलिए आज इस समुदाय से एक इस देश का कैबिनेट मंत्री है, और मेरे समुदाय के लोग राहुल गांधी जैसे इंसान को फुल माला चढ़ा करके उनको सर पे बिठा के चलेंगे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या मुझे तो आक्रोश है दिल में। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आगे भी कहने वाला हूं ये बात को, और ये कोई हल्का से लेने वाला बात नहीं है। ये हमारे लिए हमारा अस्तित्व का बात है, हमारा पहचान, हमारा जो हमारा बैकग्राउंड, हमारा पूरा आत्मा को छूने वाला बात है। इसको हमारा कोई बुद्धिस्ट आदमी, हमारे यहाँ से कोई SC ST आदमी राहुल गांधी का नारा लगाने से मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचता है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कल आपके कैबिनेट ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया। एक क्रोनोलॉजी उन्होंने ट्वीट के जरिए समझाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल PM बोलते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसलिए इस तरीके के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल में जो काम हुए हैं, विकसित भारत बनाने के लिए जितने काम हुए हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग इस तरह का बातें करते हैं। मैं उसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कल कैबिनेट, काफ़ी देर तक कैबिनेट चली, और कल के कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्तावना आए हैं उसमें, क्योंकि मैं नागपुर में हूं इसलिए बता रहा हूं, मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरा देश के लिए एक गर्व की बात है। पहले प्रपोजल तो काफ़ी सालों से था, लेकिन उसका ठीक से कांग्रेस वालों ने अध्ययन नहीं किया। हम लोगों के कार्यकाल में प्रस्तावना आया तो फिर प्रधानमंत्री जी ने साथ में बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृति, ये सबको मिला करके जो फैसला हुए हैं, ये अगर चुनाव होता तो क्या हम 5 महीने पहले, 6 महीना पहले नहीं लाते क्या? जब लोकसभा चुनाव हुए हैं पूरा तैयारी करके लाए हैं। ऐसा कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र के सारे जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, और मराठी बोलने वाला और हम सबको, मैं अपने आप को भी बधाई देता हूं कि मराठी भाषा बाकी 4 भाषाओं के साथ में कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। संविधान की हत्या हुई है, आपने कहा है, जिसकी भी हत्या होती है वो समाप्त होता है, उसके बाद में वो जीवित नहीं रहता। जब संविधान की हत्या हुई है तब से लेकर आज तक कैसे चला देश? तो हम लोग ने, संविधान की तो हत्या हुई है। हत्या होने के बाद हम लोग ने जीवित किया उसका। लोग तो 10 साल हो गए ना अभी। अरे आप लोग अभी हम लोग ने जीवित किया।
पार्लियामेंट सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पेश करने वाली है सरकार। दूसरा सवाल ये कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है जो जेपीसी के पास गया है वो इस सेशन में सरकार लाके पारित करने वाली है। देखिए, बहुत सारा बिल्स तो आते रहेंगे और उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है, वो कमेटी दौरा कर रहे हैं और मुंबई का भी दौरा करके उन्होंने ख़त्म कर लिया है। हमने जब जेपीसी बनाया तो उसमें एक प्रावधान टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया था कि अगले सत्र यानी कि शीतकालीन विंटर सेशन पार्लियामेंट का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले तक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होना है। तो जैसे पेश होगा उसमें कितना रिकमेंडेशंस आएंगे, कितना हमको उस पर अध्ययन करना है, कितना उसको बदलाव लाना है, एक्सेप्ट करना, कितना को मान्यता देना, ये प्रक्रिया को निर्भर करता है। लेकिन हम तो प्रतिबद्ध है कि हम इस बिल को पारित करेंगे। एक मिनट नितिन जी बोलते हैं। एक मिनट। किसने? वही तो मैं बता रहा हूँ, पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले आएंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में आप मिनिस्टर हो, विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि सरकार उनको बोलने का समय नहीं देती है। एक क्वालिटी ऑफ डिबेट भी कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होते जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये बात आप कांग्रेस वालों को पूछना चाहिए। पार्लियामेंट में डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। पार्लियामेंट शुरू होते ही वो कुएं में कूद जाते हैं और हंगामा करते रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को तो भाषण देने आते नहीं है। वो जो पत्र उसको लिख के चीट भेजता है उसको पढ़ के उसको गुनगुनाते रहते हैं। कोई एनजीओ उसको चीट देते रहते हैं। हम लोग जब नए नए सांसद बन के आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, आडवाणी जैसे, उसमें कांग्रेस के भी काफी लोग थे सीनियर, चंद्रशेखर जी जैसे लोग, सुषमा स्वराज जैसे अच्छे अच्छे वक्ताओं का हमने सुना है। हम भी उनसे बहुत सीखा है। तो जब हम नए नए सांसद बनकर के इतने महान नेताओं से हमने बहुत सीखा है, आज के जो नए एमपी हैं उनके लिए मैं तरसता हूं कि अच्छा डिबेट करने के लिए मौका इतना कम मिलता है आजकल। और जो सबसे ज्यादा बोलता है, आप देखिए ये जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, सुबह से शाम तक मोदी जी को गाली देते रहेंगे, आरएसएस को गाली देते रहेंगे, भारत माता को गाली देते रहेंगे, ये लोग भगवान राम को गाली देते रहेंगे। सुबह से रात तक बंद नहीं होता उसका गाली। इतना बोलता है और ये सबसे ज्यादा बोलता है, फिर बोलता है कि बोलने नहीं दिया जाता है। यही लोग हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। वो दूसरी बात जो है, पार्लियामेंट में जो माइक होते हैं ना, वो माइक जो है जिसका टर्न होता है तो स्पीकर उसका माइक ऑन करता है। ऐसे वो मार्केट नहीं है पार्लियामेंट में जो भी खड़ा करके मर्जी से बोलेंगे। वहाँ नियम होता है, पार्लियामेंट नियम से चलता है। तो जिसको बोलने का उसको परमिशन दिया है उसका माइक ऑन होता है। राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का हंगामा करने के लिए, फिर बोलता है कि उसका माइक ऑन नहीं है। ये नाटक चलेगा नहीं, अभी दुनिया सब जानते हैं। पांडे एक शेवटचा प्रश्न घेऊन। नहीं हाँ एक मिनिट भीमरावजी तो यार चिडू नका, थांबा। हाँ भीमरावजी तुम्ही बोला। एक मिनिट एक सेकंड भीमरावजी महत्वपूर्ण सवाल है। बोलो। महाबोधि महाविहार जो बिहार का है, आज भी बौद्धों के हवाले नहीं है। आप बौद्ध समाज से बिलोंग करते हो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के आप शिष्य हो। क्या लगता है आपको, मस्जिद जो होती है मुसलमानों के पास में होती है, हिंदू के पास में उनका मंदिर होता है, लेकिन महाबोधि महावीर आज भी बौद्धों के हवाले नहीं है। हाँ। इसके लिए आपका क्या प्रयास है? हाँ, ये मैंने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, उनको कहा है आप एक पत्र लिखिए अभी बिहार सरकार को, क्योंकि ये एक्ट बनाया बिहार सरकार का, ये केंद्र सरकार का एक्ट नहीं है। पुराने एक्ट हैं, उसमें जो बौद्ध वहाँ श्राइन जो है उस पोर्शन को मैनेज करने में, क्योंकि वहाँ
हिंदू का भी वहाँ है, वहाँ कुछ उनका भी स्थान है, तो इसको क्लैरिटी करना होगा। लेकिन जो बौद्ध परिसर है, बुद्ध भगवान से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो परिसर है, उसका मैनेजमेंट बौद्ध लोगों के हाथ में पूरा कैसे जाना है, उसका स्टडी करके और बिहार सरकार से बातचीत करके उसको हमारे संज्ञान में लाने के लिए मैंने ऑलरेडी कह दिया है। टोपी वाले बोलिए Sir, you come from northeast, sir. Violence is not stopping in Manipur. Manipur is still burning. There is a criticism that still the Prime Minister is not visiting Manipur. So what is your reaction? ये ऐसा सवाल है क्योंकि आप लोग को इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम, तो कांग्रेस लोग जो बोलते हैं उसको आप लोग यहाँ पूछ लेते हैं, तो आपका गलती नहीं है। मणिपुर में और पूरा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस लोगों ने इतना सालों से मिस गवर्नेंस किया और ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत उग्रवादी संगठन पैदा हो गए थे। मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में जितना ग्रुप से दुनिया में कहीं नहीं था। पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज़्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हथियार के साथ में समर्पित करके वहाँ मुख्य धारा में आ गए हैं। मणिपुर में जो घटनाएं हुए हैं वो भारत सरकार का खिलाफ नहीं है, वो वहाँ के मैते जनजाति, मैते कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी दोनों के बीच का है। तो मणिपुर में ये पहला घटना नहीं है। मणिपुर में नागा और मैते के बीच में और मैते और कुकी के बीच में और कुकी के अंदर में भी 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश, और उसमें 500-800 ऐसे लोगों के जाने गए हैं पूर्व में। कभी केंद्र से कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार जब मणिपुर में घटना हुई तो गृह मंत्री जी वहाँ 4 दिन रहे और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से, जब हमारे स्वतंत्र दिवस हम मना रहे थे, लाल किले के प्राचीर से जो पहला शब्द प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग मणिपुर की जनता के साथ हैं, वो है यह परसेप्शन क्रिएट करके वो विदेशी फंड लेकर के माओवादी और विदेशी ताकतों का साथ भारत को बदनाम करने के लिए जो कह रहे हैं, उस पर मत जाइए। मणिपुर में अभी धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रहे हैं, क्योंकि 2 समुदाय के बीच में पुराने रंजिश है, बहुत डिफरेंसेस है, उसको मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। उसको आर्मी लगा करके बंदूक मार के सबको खत्म नहीं कर सकते, ये तरीका नहीं है। ऐसे करेगा तो और बर्बाद होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, एक सेकंड ताई का रुक जाओ भैया रुक जाओ ना जरा। अरे वो ताई का तो ले दो, ताई तुम्ही बोला एक मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट। सर, आप अल्पसंख्यक के प्रभारी हो, देश में अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी बांग्लादेशी है, अफगानी है, पाकिस्तानी घुसपैठे जो देश में है। आपको नहीं लगता कि अगर देश में ऐसे ही घुसपैठे बढ़ते जाएंगे तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? इसी को तो हम लोग कह रहे हैं ना, आप हमारा भावना का समझिए। हम लोग ने शुरू से कहा कि हम एनआरसी लाना चाहते हैं, या हम जो जितना भी हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया वो किस लिए किया, ये सारा चीज़ वही है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो, उसका कंट्रोल हम लोग तो कर रहे हैं। राज्य सरकारों को भी साथ देना चाहिए, वो तो हम लोग, ये तो हमारा प्राथमिकता है। साथ साथ जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हमारा वहाँ के माइनॉरिटीज़ है, उसमें हिंदूज है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, जैन है, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए 2014 से पहले वो भी हम लोग नहीं उठाया। तो देश तो सुरक्षित कब होगा? जब हमारे पास अपने लोगों के लिए हम काम करने के लिए, ठोस कदम करने के लिए तैयार हो। लेकिन हम एक उनको अपीसमेंट पॉलिसी करेंगे, जैसे कांग्रेस के लोग वो मुसलमानों को वोट बैंक देखते हैं, तो वो जो घुसपैठी आते हैं, इलीगल माइग्रेंट जो आते हैं, उसको भी वो वोटर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस से वोट बैंक का नज़र से देखते हैं, कोई और नज़र से नहीं देखते हैं, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। हम वोट बैंक के नज़र से नहीं देखते हैं, हम मानवता के नज़र से देखते हैं। तो अल्पसंख्यकों द्वारा वोट जिहाद भी किया जा रहा है, उस पर भी बात हो रही है देश में, आप उसको कैसे देखते हैं? हमारा पॉलिसी आपको अच्छा से मालूम है, मैं डिटेल में बोल सकता हूँ क्योंकि प्रेस वार्ता बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड। मोदी सरकार
आपने विकास के बहुत कार्य किए पिछले 10 सालों में। विपक्ष का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन होने, मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और विकास के कार्य इसीलिए विनाश के कार्य गिने जा रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? विपक्ष कह रहे हैं सर। और विपक्ष के बात को इस देश में ये सबसे हमारे लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि विपक्ष जो है, विपक्ष का भूमिका नहीं निभाते हुए भारत विरोधी का रोल निभा रहे हैं, इसलिए ये तकलीफ हो रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है ना, तो सब चलिए इसमें मोदी जी का साथ। 1 मिनट हो गया, यहाँ पर ये अंतिम सवाल था। 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। नागपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष भी आए हैं, हम एक मिनट योगेश जी एक अभी कौन है? योगेश जी करेंगे एक मिनट रही भाऊ, त्यांच्यानंतर तुम्ही बोला। क्या चीज? आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े दिग्गज नेता है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये नैरेटिव आपके पार्टी का चिपक गया है? आपकी पार्टी उसको तोड़ने में अब तक कामयाब नहीं। आप क्या चाहते हैं, नैरेटिव से सरकार चले या काम करके चले? हम तो नैरेटिव पे विश्वास नहीं करते। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं कि वो नैरेटिव चलवा के हमारे भोले भाले हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई हम एक मिनट विरोधियों का कहना यह है कि आपका लोकसभा चुनाव आने के पहले फेक प्रचार प्रसार का संविधान के बारे में कहा गया था, ऐसा भी उन्होंने बोला है। और साथ ही संविधान बदलेगा, ये भी आप लोगों की भाषा, मतलब पक्ष वालों की भाषा थी, ऐसा भी विरोधियों का मानना है। दूसरा आपने सवाल ये किया कि लंदन में और यहाँ पर जो दिल्ली का जो मकान है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो वो सब नहीं देखने के लिए आना चाहिए। चैत्य भूमि की हालत अभी तक क्यों बस से बदतर है? चैत्य भूमि में मैं पिछले सप्ताह गए और चैत्य भूमि में जितने भी वहाँ व्यवस्था करने वाले सबसे मैंने मीटिंग किया और हमने एक तय कर लिया कि चैत्य भूमि में सरकार जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छा काम करने के लिए मैंने एक एस्टीमेट सबमिट करने के लिए कहा है कि उसके आसपास में अच्छा लाइब्रेरी बने, लोग बैठने का अच्छा जगह बने, और वहाँ जो विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं और जो श्रद्धालुओं का आने का, जो लाखों लोगों का आने का सिलसिला चलते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमने निर्णय किया कि वहाँ हम तुरंत मदद करेंगे। रवि जी एक मिनट, एक मिनट, रवि बाबू बोला। कई सालों से नागपुर के दीक्षा भूमि के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जमीन मांग करी है, आपके सेंट्रल के मिनिस्टर बहुत सारे आते हैं, उसके लिए आप मिनिस्टर तो आप सेंट्रल में इसके लिए कुछ कोशिश करोगे? और दूसरा किसका जमीन? कौन सा डिपार्टमेंट? सरकारी जमीन होगा। अच्छा, उसका मालूम नहीं। तो आप कोशिश करेंगे? और दूसरा सवाल ऐसा है कि पाली भाषा को भी दर्जा दिया गया है। अभी पाली भाषा को दर्जा देने के बाद उसका यूपीएससी में सर मैं इसमें ऐड करता हूँ शेड्यूल 8 के मुताबिक अभी शेड्यूल 8 के मुताबिक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 2014 के समय पर यूपीएससी से ऑप्शनल लैंग्वेज करके पाली भाषा को लिया जाता था, अभी उसको उसके बाद से निकाला गया। क्या अभी क्लासिकल लैंग्वेज को उसको दर्जा दिया जाए? अब देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज का जब दर्जा देता है उसका परिणाम ये होता है कि उसके लिए प्रचार प्रसार, इस्तेमाल और उसका रिसर्च स्टडी सब चीज़ अलग स्तर पे चले जाते हैं। आप जो पूछ रहे हैं ये सब उससे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी निर्णय होता है वो निर्णय लेने के बाद बताना है। सामूहिक कैबिनेट ने कल रिकॉग्निशन दिया क्लासिकल का, अब आगे का काम क्या होगा उसका तो मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं जब क्लासिकल दर्जा दिया गया है तो कितना काम होगा। दिलीप जी बोले। सर कर्नाटक हाँ, सावरकर बीफ खाते थे, ऐसा कर्नाटक के। अरे खाने पीने का यहाँ बात मत कीजिए, मेरे दिल में जो आक्रोश है वो उसको लेकर के आप लोग कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। बाबा साहब का अपमान सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया, इतिहास गवाह है और हम लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो जितना बाबा साहब को इज्जत देना तो उन्होंने तो किया नहीं, और दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से काफी अच्छा काम हुआ है।
लेकिन इतना होने के बावजूद हम लोग ऐसे बीजेपी की जो हमारी जो विंग है, आपकी विंग जो सबके लोग आपकी जो विंग है, वो क्या इसमें अपेश नहीं है आपका कि उसको अच्छे से उसको बताने की जरूरत है लोगों को कि हमने ये काम किया, उन्होंने ऐसा किया, तो क्या हम लोग फेल्योर नहीं है उसमें? दूसरा सवाल था कि महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है, तो दलित और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, कितना परसेंट सीट हम लोग देने में हम सोच रहे हैं, और अभी अब तक हम लोग दलित समाज का एक नेतृत्व भी खड़ा नहीं किया महाराष्ट्र के अंदर में, जो ऐसे जो फेक नैरेटिव जो आते हैं उसमें हम लोग कहीं ना कहीं फाइट कर सके। पहले बात तो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो काम करना है, वो तो आपने सही कहा कि काउंटर, राजनीतिक दृष्टि से काउंटर करना चाहिए, वो हम लोग करेंगे अभी। दूसरा जो लीडरशिप का सवाल है या प्रतिनिधित्व का सवाल है, वो क्योंकि मैं पार्टी का यहाँ प्रभारी नहीं हूँ, ये घोषणा मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बौद्ध हूँ और एक कैबिनेट मंत्री हूँ इस नाते, और अल्पसंख्यक मंत्रालय का मैं प्रभारी हूँ, मैं मंत्री हूँ, तो मेरा विषय बहुत डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ। लेकिन जो मूल बात जो है, आपने जैसे कहा कि सबको पता है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को कितना अपमान किया और हराने के लिए पूरा ताकत झोंक दिया, और एक पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न अवार्ड दे करके बाबा साहेब को भारत रत्न देना तो छोड़िए, उसको अपमान किया। और बाद में जाके जैसे मैंने कहा कि दूसरा सरकार बनने के बाद 90 में बाबा साहब को भारत रत्न दिया, ये सब कोई नई चीज नहीं है, महाराष्ट्र में सबको पता है। इसीलिए मेरा मन में दुख ये है कि हमारे समुदाय के लोग कैसे बेवकूफ बन गया कांग्रेस के बहकावे में, यही मेरा दुख है, इसी को मैं कह रहा हूँ।